कोई भी एक नेशन, ठीक है, उसका क्या इनकम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग यहाँ कंट्री स्पेसिफिक नहीं पढ़ना है, हम लोग क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट के बारे में। कोई भी कंट्री हो, उसका राष्ट्रीय आय या टोटल देश का जो आय है वो कितना होता है या कैसे उसको निकालते हैं, ठीक है, वो सब चीज के बारे में हम लोग पूरा चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए हमको कोई भी चीज को मेजर करना है, जैसे मान लीजिए हम लोग को डिस्टेंस मेजर करना है, तो मान लीजिए एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, इसके बीच में क्या दूरी है, ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर करके कर सकते हैं। तो मेजरमेंट किस किस चीज से कर सकते हैं, मतलब क्या क्या टूल्स है जिससे हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो इस दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं किलोमीटर में, और क्या ऑप्शन है, मीटर में, और इसका सेंटीमीटर में तो अलग चीज है। उसके बाद जैसे किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर तो ऑटोमेटिक कन्वर्ट करके कर लेंगे, ठीक है। और क्या, माइल आप सुने हैं, फीट है, लाइट ईयर है, ठीक है। तो बेसिकली मेरा बोलने का ये मतलब है कि कोई भी चीज को अगर डिस्टेंस हमको मेजर करना है तो कैसे कर सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन है मेरे पास, इसके अलावा और भी यार्ड है, बहुत सारा चीज है। तो डिस्टेंस को मेजर करने का बहुत सारा जरिया है। तो उसी प्रकार से अगर किसी कंट्री के इनकम को मेजर करना है तो उसका भी बहुत सारा टूल्स है या बहुत सारा नापने का चीज है जिससे हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे, तो जैसे बेसिकली आपको, अगर आपको मेजर करना है नेशनल इनकम को या किसी भी देश के आय को, तो उसको मेजर करने का जो सबसे पॉपुलर टूल है वो क्या है, जीडीपी। तो सेम ऐसा ही समझ लीजिए कि डिस्टेंस को मेजर करने के जैसे यहाँ पे किलोमीटर, माइल, बहुत सारा ऑप्शन है, उसी प्रकार से हमको नेशनल इनकम को मेजर करने का बेसिकली चार ऑप्शन होता है, चारों में से किसी टाइप से मेजर कर सकते हैं, लेकिन उसमें से कोई एक सबसे ज्यादा पॉपुलर होगा, जो कौन सा है, जीडीपी है। जैसे डिस्टेंस को जनरली हम लोग सबसे ज्यादा पॉपुलर इंडिया में क्या चलता है, किलोमीटर चलता है। यूएसए में जाएंगे तो वहाँ माइल चलता है। तो डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री कौन किसको यूज कर रहा है। तो हम लोग बेसिकली किसको यूज करेंगे, जो मोस्ट पॉपुलर है, ठीक है। इसके अलावा और दो और तीन टूल हैं, टोटल चार टूल है, ठीक है। तो पॉइंट लिखिएगा इसके बाद, राष्ट्रीय आय का गणना चार प्रकार से किया जा सकता है। पहला क्या है, आपको ये सब अभी देखिए ओवरव्यू हम लोग समझ रहे हैं, इतना डिटेल में जैसे एक एक टॉपिक पढ़ेंगे वैसे वैसे डिटेल में जाएंगे, ठीक है, जैसे सब टॉपिक में जाएंगे। तो बेसिकली ये चैप्टर से क्या आपको समझ में आया नाम से, कि किसी भी कंट्री के इनकम को मेजर करना है। जैसे मान लीजिए किसी, अगर सपोज कीजिए कि मान लीजिए किसी इंसान का इनकम मेजर करना है, तो कैसे करते हैं, उसके सैलरी के ऊपर नेट सैलरी निकालते हैं कि इतना इसका इनकम है। तो कंट्री का तो ऐसे निकाल नहीं सकते हैं, तो उसका कुछ प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है, तो ये चार प्रोसेस है, जिसमें से पहला क्या है, जीडीपी। तो क्या लिखे हैं, राष्ट्रीय आय का गणना करने का चार प्रकार है। पहला लिख लीजिए जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और हिंदी में सकल राष्ट्रीय उत्पाद। दूसरा लिखिएगा जीएनपी, दूसरा जीएनपी हो गया। तीसरा क्या होगा, एनडीपी और एनएनपी। पहला जीडीपी हो गया, दूसरा जीएनपी हो गया, तीसरा एनडीपी, और चौथा एनएनपी। तो सब आपस में एक दूसरे से रिलेटेड ही है, ठीक है। अगर चाहे तो रिलेट कर सकते हैं। जैसे हम लोग ये रिलेशन निकाल सकते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना फीट होता है, या 1 किलोमीटर कितना माइल होता है। उसी प्रकार से इसमें भी सारा कुछ रिलेशन करके निकल सकता है। मतलब सारा चारों देखिए तो बस अलग अलग देखने का नजरिया है, जैसे यहाँ पे अलग अलग देखने का नजरिया है, उसी टाइप से। तो वन बाई वन हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए अंतर क्या है, देखिए सबके अंत में लास्ट में क्या लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है, ठीक है। इसको इसको कंपेयर कीजिए तो इन दोनों में बस क्या चेंज है, जी यहाँ पे और यहाँ पे एन है।
और इन दोनों को कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी जी है और एन का डिफरेंस है। तो वही वर्ड का क्या क्या मतलब होता है उसी के बारे में हम लोग को समझना है। तो अब सबसे पहला लिखिए, अब सब हेडिंग दीजिए पहला, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, जीडीपी को। क्यों? अच्छा, कोई सिंबल आ गया है। तो सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे जीडीपी। फुल फॉर्म क्या होगा? घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, यही होगा ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो सबसे पहला वर्ड क्या है? उसके बाद देखिए, कोई भी चीज हो गया, कोई भी चैप्टर है, कोई भी टॉपिक हो, सब चीज का मीनिंग बेसिकली उसके नाम से ही निकल जाता है। बस आपको नाम को समझना है कि उसका क्या मतलब है एक एक वर्ड का। ठीक है, तो यहाँ पे कितना वर्ड है? 3 वर्ड है। तो हिंदी में लोग क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल का अलग मतलब होगा, घरेलू का अलग मतलब होगा, और प्रोडक्ट का अलग मतलब होगा। तो प्रोडक्ट मतलब क्या? तो 2 टाइप का प्रोडक्ट। अब एक एक वर्ड का मतलब समझते हैं क्या होता है। तो प्रोडक्ट कितने टाइप का होता है? 2। क्या क्या होता है? तो एक प्रोडक्ट हो जाता है गुड्स, और दूसरा हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? वस्तु। जैसे हिंदी में इसका जीएसटी का फुल फॉर्म क्या था? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब गुड्स पे भी लगता है, मतलब पहले क्या होता था, उत्पाद अलग अलग होता था, मतलब गुड्स का अलग टैक्स होता था, सर्विस का अलग टैक्स होता था। तो टैक्स को एक साथ कंबाइन करते गया दोनों के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज। तो जितने भी उत्पाद है सारा कवर हो गया एक ही टैक्स से। उसी प्रकार से प्रोडक्ट का, जहां पे प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज। हिंदी में इसको बोलते हैं वस्तु, और इसको सेवा। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि जितने भी गुड्स और सर्विस है सबको इंक्लूड कर रहा है ये। ठीक है, कोई दिक्कत? दूसरा बात आया डोमेस्टिक का। तो यहाँ पे डोमेस्टिक का क्या रिलेशन है? तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? किसी भी कंट्री का इनकम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? ये मीन करता है किसी भी कंट्री का ज्योग्राफिकल एरिया। जैसे मान लेते हैं ये इंडिया है, इंडिया का ऐसा नक्शा है। ठीक है, तो डोमेस्टिक क्या बताता है कि ये जो आपका बाउंड्री है, बस आपको इसी से मतलब रखना है कि आपके देश के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन किस चीज का? या तो गुड्स का, नहीं तो सर्विसेज का। और वो होना कहाँ चाहिए? उसका लोकेशन क्या होना चाहिए? आपका कोई भी देश हो उसका ज्योग्राफिकल बाउंड्री हो है उसमें होना चाहिए। मतलब ये गुड्स और सर्विसेज का जो प्रोडक्शन होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए? आपके देश के अंदर। देश के बाहर कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, उससे मतलब नहीं है। तो अब यहाँ पे जो उत्पादन है, जैसे भारत में बात करें तो भारत में उत्पादन, जैसे मान लीजिए टाटा कंपनी है, तो टाटा कंपनी मान लेते हैं कार बनाती है। तो यहाँ पे होंडा कंपनी भी कार बनाती है, फोर्ड कंपनी भी कार बनाती है। बनाती है, फोर्ड का तो अब खत्म हो गया। चलिए, जैसे मान लीजिए 2 कंपनी लेते हैं, एक टाटा और दूसरा होंडा लेते हैं। तो होंडा ये इंडियन कंपनी हो गया, सॉरी टाटा इंडियन कंपनी होगा, और होंडा बाहर का कंपनी हो गया। ठीक है, या जैसे पेप्सी, पेप्सी हो गया। पेप्सी क्या है? बाहर का कंपनी है। तो बहुत सारा ऐसा कंपनी है आज के डेट में इंडिया में, जो कुछ विदेशी कंपनी और कुछ इंडियन कंपनी है। ठीक है, तो बोलना ये है कि इससे मतलब नहीं है कि कंपनी कहाँ का है, बस कंपनी का लोकेशन कहाँ पे होना चाहिए? इंडिया में। मतलब ये जो गुड्स और मैन्युफैक्चर या सर्विसेज, कोई भी चीज जो उत्पादन हो रहा है वो कहाँ होना चाहिए? हमारे देश के अंदर होना चाहिए। वो कोई भी करे, वो इंडियन करे या विदेशी करे, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो बस इसमें ये आपको याद रखना है कि जो जीडीपी में होता है वो हमारे देश के बाउंड्री के अंदर होना चाहिए। कौन कर रहा है, नहीं कर रहा, उससे मतलब नहीं है। और इसमें वही बस चीज
अंतर हो जाता है, हम आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ग्रॉस का हिंदी क्या होता है? सकल। तो सकल का मतलब क्या होता है? कुल। दो वर्ड होता है, देखिए यहाँ पे जी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस। इसका मतलब क्या होता है? नेट। जैसे आप वर्ड सुने हुए किसी का, कोई पूछता होगा ग्रॉस सैलरी क्या है और नेट सैलरी क्या है, दो डिफरेंस होता है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे दोनों वर्ड का अलग अलग मतलब होता है। तो अभी के लिए हम लोग मान लेते हैं कि ग्रॉस का मतलब क्या होता है? टोटल या कुल होता है। ठीक है, आगे जब एनडीवी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, तो बेसिकली तीन वर्ड आपको यहाँ पे बताया गया, तीनों का मतलब क्या है। इस तीनों वर्ड से ये हम लोग बोल सकते हैं कि जीडीपी का मतलब ये होता है कि हमारा देश का जो भी बाउंड्री है या जो भी सीमा है, उसके अंदर जितना भी वस्तु और सेवा का उत्पादन हो रहा है, उन सब का जो वैल्यू आएगा उसको क्या बोलेंगे? जीडीपी बोलेंगे। कोई दिक्कत? अब इसमें अब हर चीज इस वर्ड में मतलब हर चीज आप वर्ड से नहीं समझ सकते हैं, कुछ कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी है। जैसे अब ये गुड्स एंड सर्विसेज जो है इसको कैसे मेजर करेंगे? ठीक है, मतलब किस वे में इसको मेजर करना है। तो जैसे मान लीजिए टाटा कंपनी ये 10 कार बनाया, ये 20 कार बनाया। ठीक है, तो हम लोग ऐसा जीडीपी में दिखाएंगे? जीडीपी में ऐसे तो हम लोग नहीं दिखा सकते हैं कि इतना कार बना है, इतना। इस तरह से जीडीपी तो आता नहीं है, वो तो क्या आता है? मॉनेटरी वैल्यू में आता है। तो कभी भी हम लोग कोई भी चीज का गुड्स एंड सर्विसेज का बात करेंगे तो उसका किस रूप में बात करेंगे? मनी वैल्यू या मॉनेटरी वैल्यू इसको बोलते हैं, या मौद्रिक मूल्य। कि कोई भी जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो उत्पादन हुआ, उसका कितना उत्पादन हुआ, कितना बड़ा है कितना छोटा, उसे मतलब नहीं है। उसका पैसे के रूप में कितना वैल्यू है उसको मेजर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन हुआ उसको किस रूप में मेजर करना है? मनी के रूप में, या उसको बोलेंगे मौद्रिक मूल्य, या पैसे के रूप में उसको मेजर करना है। ठीक है, तो जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन होगा हमारे देश के अंदर, उन सभी गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करेंगे? पैसा का वैल्यू निकालेंगे, कितना पैसा का उत्पादन हुआ। कितना क्वांटिटी वाइज से मतलब नहीं है, कितना क्वांटिटी हुआ, किस साइज का हुआ, किस केजी, कितना केजी का हुआ, किस कलर का हुआ, उससे मतलब नहीं है। वो कितने में बिकता है उससे मतलब है। ठीक है, वो छोटा सामान हो या बड़ा सामान हो, पैसे के रूप में उसका वैल्यू निकालना है कि हमारे देश में जो भी सेवा और वस्तु का उत्पादन हुआ उसका पैसा का रूप में कितना वैल्यू है, उसी को हम लोग क्या करेंगे? टोटल कर देंगे। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा हमारा? जीडीपी। तो बेसिक ये टर्म से समझ में आ गया क्या हम लोग इसमें पढ़ना है। अब दूसरा एक और चीज है कि ये जो गुड्स होना चाहिए या सर्विसेज होना चाहिए कैसा होना चाहिए। एक तो बताया गया आपको कि उसका पहला क्या बताया गया कि गुड्स एंड सर्विसेज का हम लोग मनी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, दूसरा ये जो होना चाहिए ये होना चाहिए फाइनल प्रोडक्ट, मतलब फाइनल प्रोडक्ट का मनी वैल्यू निकालेंगे। फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? देखिए कोई भी चीज का मैन्युफैक्चरिंग होता है तो स्टेज बाय स्टेज होता है। जैसे मान लेते हैं एक कार बना, तो कार में व्हील का अलग वैल्यू है, इंजन का अलग वैल्यू है, बॉडी का अलग वैल्यू है, ग्लास का अलग वैल्यू है। ठीक है, या मान लीजिए कोई सिंपल चीज ब्रेड लेते हैं, तो ब्रेड कैसे बनता है? उसमें कुछ रॉ मटेरियल लगेगा। ठीक है, तो बेसिकली कोई भी चीज का हम लोग फाइनल प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? तो जिसको हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं। और देखिए प्रोडक्ट दो टाइप का होता है, एक होता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, दूसरा होता है फाइनल प्रोडक्ट। हिंदी में बोलते हैं मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु। ठीक है, तो मतलब क्या कि हम लोग किसी भी चीज का जो ये गुड्स एंड सर्विसेज है उसका लास्ट प्रोडक्ट या फाइनल प्रोडक्ट, या बोल सकते हैं जिसको हम लोग कंज्यूम करेंगे उसको बोलते हैं हम लोग फाइनल प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि मैंगो है, ये कैसा प्रोडक्ट है? फाइनल प्रोडक्ट है या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है? तो इसको कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये फाइनल प्रोडक्ट है या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है? ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंगो हम डायरेक्ट खरीद के खा लिए, इसका मतलब क्या है कि वो फाइनल प्रोडक्ट है। लेकिन उसी पे जगह पे अगर हम माजा पी रहे हैं तो उसके जगह पे क्या है, वो मैंगो जो उसमें यूज है वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, माजा फाइनल प्रोडक्ट हो गया। जैसे कार है, मान लीजिए आप कार शोरूम से खरीद लिए तो वो क्या हो गया? फाइनल प्रोडक्ट हो गया। लेकिन हम क्या किए, कार खरीद के पहले उसको मॉडिफाई करवाए, तो मॉडिफाई होने के बाद जो वैल्यू निकला कार का वो क्या होगा? फाइनल प्रोडक्ट होगा।
तो सिंपल इसको समझने का ये है कि जिसको हम लोग यूज करते हैं, जिसको कंज्यूम कर जाते हैं, जिस स्टेज में भी हो, जिस स्टेज में किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम कर गए उसी को क्या बोलते हैं, फाइनल प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का नाम सुनकर हम लोग नहीं बता सकते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट है या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, उसका कंजम्पशन पे डिपेंड करता है कहाँ पे वो कंज्यूम हुआ है। जहां पे वो कंज्यूम हो जाता है वही हो जाता है फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये दो चीज आपको देखना है प्रोडक्ट के बारे में कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है वो फाइनल प्रोडक्ट होना चाहिए, मतलब वो कंज्यूम हो गया हो। ठीक है, और कंज्यूम होने के बाद वो कितना वैल्यू में कंज्यूम हुआ है उसका मनी वैल्यू निकालेंगे, उसी को टोटल करेंगे जो भी हमारे देश के अंदर उत्पादन हुआ है, बस यही टर्म है इसमें, और इसमें कुछ नहीं है। कोई दिक्कत किसी को? तो तीन वर्ड है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में गुड्स एंड सर्विसेज, उसका फाइनल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बारे में देखना है, और उसका मनी वैल्यू कितना आ रहा है, मनी वैल्यू। ये जितना प्रोडक्ट है उत्पादन का होना चाहिए हमारे देश के सीमा के अंदर, चाहे कोई भी करे, और सभी का क्या निकालेंगे, मनी वैल्यू का टोटल कर देंगे, वही क्या होगा, क्या होगा, जीडीपी। तो इसका डिफिनेशन लिखिए। देखिए, जीडीपी कुल मौद्रिक मूल्य है, जीडीपी कुल मौद्रिक मूल्य है सभी वस्तु एवं सेवाओं का जिसका उत्पादन किसी देश के सीमा में हुआ हो, एक वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष, डिफिनेशन कोई मायने नहीं रखता, आप चाहे तो आप लैंग्वेज चेंज कर भी ले सकते हैं, बस बेसिकली जो टर्म हम लोग यूज किए सारा उसमें यूज होना चाहिए। ठीक है, हो जरूरी नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं वही डिफिनेशन सही है, आप वर्ड को आगे पीछे भी कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं कि एक वित्तीय वर्ष में जितना भी सेवा और वस्तु का उत्पादन हुआ, इस टाइप से कर सकते हैं। तो मेन यहाँ पे ये नहीं है कि डिफिनेशन आप क्या लिख रहे हैं, या जो भी लिख रहे हैं वो समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप जो एग्जाम देने वाले हैं उस एग्जाम में आपको डिफिनेशन कोई नहीं पूछेगा कि इसका क्या डिफिनेशन होता है। ठीक है, तो आप लोग कॉलेज का एग्जाम देना नहीं है तो डिफिनेशन में ज्यादा फोकस नहीं करना, आपको डिफिनेशन ऐसा लिखना है जो सिंपल हो और आपको समझ में आए। ठीक है, क्योंकि आपको एमसीक्यू ऑप्शन, एमसीक्यू आपका क्वेश्चन रहेगा, आपको यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं देना है कि वहाँ पे एक्सप्लेन करना है, तो एकदम प्रॉपर जो बुकिश लैंग्वेज होता है वो हमको लिखना है। तो हम जो भी लिखवाएंगे वो बुकिश लैंग्वेज नहीं होगा। ठीक है, बुक का जो प्रॉपर जो वे होता है वो आपको बुक में मिलेगा, और हम जो सिंपल तरीका जो हमको लगता है वो हम लिखवा देंगे। ठीक है, लास्ट में हम लोग एक लाइन जोड़े, क्या, वित्तीय वर्ष। तो देखिए वित्तीय वर्ष यहाँ पे क्यों जोड़ा गया, क्योंकि देखिए उत्पादन तो हम हर दिन होते रहता है, तो हम लोग एक टाइम फ्रेम तो लेना पड़ेगा ना, कि मतलब किस टाइम से किस टाइम के लिए मानेंगे, 1 महीना का मानेंगे, 2 महीना का मानेंगे। तो जीडीपी कभी भी कैलकुलेट होता है तो ईयरली बेसिस पे होता है, और वो ईयर कैसा होता है, फाइनेंशियल ईयर है, वित्तीय वर्ष। ठीक है, अब वित्तीय वर्ष क्या होगा ये कौन डिसाइड करेगा, वो सरकार डिसाइड करेगा या आरबीआई डिसाइड करेगा? तो आरबीआई गवर्नमेंट के कंसल्ट से ही डिसाइड कर सकता है। तो वित्तीय वर्ष भारत का भी क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, इसमें तो लिखने में बहुत दिक्कत है। तो भारत का फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष क्या है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, जिसको गवर्नमेंट और नीति आयोग को प्रपोज किया है कि इसको चेंज करेंगे। ठीक है, चेंज करके इसको क्या करने का सोचा जा रहा है, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, जो हमारा तो कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर मतलब क्या होता है, जनवरी टू दिसंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलेंडर ईयर। तो सरकार ये चाहता है कि आने वाले समय में कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर दोनों क्या हो, सेम हो। तो ये हर कंट्री का ऐसा नहीं होता, किसी कंट्री का अक्टूबर से स्टार्ट होता है, किसी का जुलाई से स्टार्ट होता है, तो डिपेंड करता है कंट्री, किस कंट्री को क्या सूट कर रहा है, उसके क्लाइमेट या अदर सिचुएशन को देखते हुए। ठीक है, तो इंडिया में भी ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कि हम लोग के लिए जो फाइनेंशियल ईयर जो बेटर होगा वो क्या होना होगा, जनवरी टू दिसंबर।
ठीक है, तो मेंस में ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर भारत सरकार या नीति आयोग ने प्रपोजल दिया है ये चेंज करने के लिए, क्यों दिया है। ठीक है, ये मेंस का टॉपिक हो गया कि चेंज करने से क्या क्या लाभ होगा। ठीक है, तो वो अलग टॉपिक एक है, वो हम लोग बाद में कभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो जीडीपी का मतलब क्या हो गया, ऐसे सिंपली कैसे समझ सकते हैं कि कोई भी देश का सीमा के अंदर जितना भी वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ है, कैसा सेवा का उत्पादन होना है, अंतिम, एक मिनट डिफिनेशन अपना पढ़िए तो क्या लिखे हैं, सभी, सभी के बाद लिखिए अंतिम, सभी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का, क्योंकि ये फाइनल वर्ड छूट गया वहां पे। ठीक है, तो जितना भी हम लोग वर्ड डिस्कस किए सारा डिफिनेशन आपको होना चाहिए। तो सभी वस्तु एवं सेवाओं का क्या है, अंतिम वस्तुओं का क्या है, मौद्रिक मूल्य है, उसका कुल है, और ये मेजरमेंट कब हुआ है, एक फाइनेंशियल ईयर के बीच में। ठीक है, तो यही हो गया हमारा जीडीपी। कोई दिक्कत। तो पहला टर्म क्लियर है, जीडीपी। ठीक है, अब दूसरा में आ जाते हैं, दूसरा क्या है, जीएनपी। से काम करते हैं। अब देखिए, जीएनपी है, उसके बाद क्या है, सॉरी जीडीपी है, उसके बाद है जीएनपी। तो यहाँ पे वर्ड क्या चेंज है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका भी ग्रॉस है, इसका भी क्या होगा, ग्रॉस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेशनल है, ये प्रोडक्ट का प्रोडक्ट ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों वर्ड के दोनों जो टर्म है जीडीपी और जीएनपी, इसमें बस किस चीज का वर्ड का चेंज हुआ है, तो सारा कॉन्सेप्ट सेम है, जो जीडीपी का कॉन्सेप्ट था वो सारा कॉन्सेप्ट इसमें भी यूज है, लेकिन बस डोमेस्टिक के जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं, नेशनल लिख रहे हैं। इसका मतलब कुछ अंतर होगा दोनों के बीच में। तो हम लोग बस क्या करेंगे, अब हम लोग को उतना डिफाइन वे में नहीं जाना है, जैसे हम लोग जीडीपी को एक एक वर्ड समझे, तो बस यहाँ पे डिफरेंस समझ लेते हैं, क्या डिफरेंस होता है, जितना से हम लोग को मतलब है। तो डोमेस्टिक आपको क्या बताया गया था कि ये किसी भी देश के सीमा को डिफाइन करता है कि उस देश के सीमा के अंदर होना चाहिए। ये नेशनल क्या बोलता है कि उस देश के नागरिकों के द्वारा होना चाहिए। नेशनल का यहाँ पे क्या मतलब है, नागरिकों से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे भारत के केस में बात करें तो जो भी भारतीय लोग हैं, तो पहले क्या बोला जा रहा था, भारत के सीमा के अंदर, अब क्या बोला जा रहा है, भारतीयों के द्वारा। अब सीमा का बात नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे बाउंड्री कोई मतलब नहीं रखता है। मतलब क्या रखता है कि जो प्रोडक्शन करने वाला है वो इंडियन हो या इंडियन कंपनी हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को सीमा से कोई मतलब नहीं है, प्रोडक्शन कोई भी करे, ठीक है, कहीं भी करे। जैसे मान लीजिए पेप्सी कंपनी है या टाटा कंपनी है, तो दोनों, जैसे मान लेते हैं टाटा का भी मतलब जो प्रोडक्शन है अब्रॉड में होता है, ठीक है, और पेप्सी है, मान लीजिए एक ही एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे मान लीजिए पेप्सी या कोक है, ठीक है, तो उसका प्रोडक्शन क्या हो रहा है, इंडिया में भी हो रहा है। तो जब जीडीपी का बात करेंगे तो यूएसए वाला क्या, जो इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है कोक का, उसको इंक्लूड करेगा। जैसा मान लेते हैं इधर यूएसए है, इधर इंडिया है, ठीक है, तो कंपनी कौन सा है, पेप्सी या कोई भी कंपनी मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ये पेप्सी का प्रोडक्शन यहाँ पे भी चल रहा है, और यहाँ पे दोनों जगह पेप्सी का प्रोडक्शन चल रहा है। ठीक है, तो जब जीडीपी का बात करेंगे तो उस समय
मान लीजिए अब यूएसए का जीडीपी कैलकुलेट करना है, या यूएसए वाला अपना क्या कर रहा है, जीडीपी के बारे में कैलकुलेशन देखेगा, तो वो क्या करेगा, इसका प्रोडक्शन, पेप्सी का प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है, इंडिया में भी हो रहा है, सॉरी यूएसए में भी हो रहा है और इंडिया में भी हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे कि ये देश के सीमा के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है उसको वो इंक्लूड नहीं करेगा। लेकिन जब बात आएगा किसका, जीएनपी का, तो जीएनपी वाला में क्या करेगा, इसको भी इंक्लूड करेगा, क्योंकि ये तो यूएसए कंपनी है और इसको भी इंक्लूड करेगा, ठीक है। तो यही अंतर हो जाएगा, समझ में आया बात। तो सेम वही मतलब है कि यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा, बस ये होगा कि राष्ट्रीय, जो भी यहाँ पे राष्ट्रीय का मतलब क्या होगा, नागरिकों के द्वारा, जो भी यहाँ इंडियन कंपनी है या जो भी इंडियन या भारतीय नागरिक हैं, उनके द्वारा जो भी प्रोडक्शन हो रहा है सारा को इंक्लूड करेंगे, यहाँ पे सीमा कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो इसके बारे में लिखिए। देखिए जीएनपी कुल मौद्रिक मूल्य है, सभी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का वस्तु एवं सेवाओं का जिसका उत्पादन किसी देश के नागरिकों के द्वारा किया गया हो, किसी देश के नागरिकों के द्वारा किया गया हो एक वित्तीय वर्ष में। तो ये तो समझने का हो गया। अब डिफाइन वे में कैसे इसको, इसका एक प्रॉपर कुछ फॉर्मूला होता है, अब उसके ऊपर हम लोग आ जाते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका लिखिएगा। जीएनपी इक्वल टू सॉरी सॉरी, हम गलत लिख दिए। ऐसे लिख लीजिए, जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हिंदी में लिखिएगा विदेश से प्राप्त शुद्ध आय। ये आपको लिखना है जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस विदेश से प्राप्त शुद्ध आय। इसका मतलब क्या होता है हम समझेंगे। विदेश से प्राप्त शुद्ध आय, आय मतलब इनकम। तो देखिए ये मान लेते हैं
देखिए जब जीडीपी का कैलकुलेशन कर रहे थे, जैसे जब जीडीपी का कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे इंडियन कंपनी का भी बात करेंगे और जो फॉरेन कंपनी है उसका भी बात करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा जब हम जीएनपी में आएंगे तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सिर्फ इंडियन कंपनी को देखना है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसे निकालेंगे, तो ये तो हो गया इंडिया का बाउंड्री, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, इंडियन कंपनी भी है और फॉरेन कंपनी भी है। वो जो जितना उत्पादन कर रहा है उन सभी का टोटल निकाल के हम लोग क्या निकाल रहे हैं, जीडीपी निकाल रहे हैं। कोई दिक्कत किसी को। अब जीएनपी में क्या है कि जब जीएनपी हम लोग निकालने का बात करें तो वहां पे क्या करना है, हमको फॉरेन कंपनी से मतलब नहीं रखना है। मतलब क्या करना होगा कि ये जो फॉरेन कंपनी है इसको क्या करना होगा, हटाना होगा, ठीक है। और कुछ इंडियन कंपनी होंगी जो अब्रॉड में होगी, ठीक है। तो कैसे लिखें इसको, ये इंडियन कंपनी है और इंडियन कंपनी है कुछ अब्रॉड में, मतलब इंडिया से बाहर जो जो कंपनी है। तो जीडीपी से अगर हमको डेटा निकाल के जीएनपी में ले जाना हो तो करना क्या होगा कि जो यहाँ पे दो कंपोनेंट है, एक इंडियन कंपनी का और दूसरा फॉरेन कंपनी का। तो इंडियन कंपनी को इंक्लूड करना है और इसको हटा देना, मतलब इसको माइनस करना है और इसको, ये तो ऑटोमेटिक रहेगा ही। और ये जो इनकम है जो अब्रॉड से जो इनकम आ रहा है इंडिया को, इसको क्या करना है, प्लस करेंगे। तो बेसिकली हम लोग ऐसे कर सकते हैं, अगर इसका फॉर्मूला निकालें तो ऐसा बना सकते हैं कि जीएनपी कैसे बनेगा, तो जो हमारा जीडीपी था वो तो पूरा ले लेते हैं, ठीक है। तो जीडीपी को पूरा ले लिए, उसमें से क्या माइनस किए, ये फॉरेन कंपनी वाला को माइनस कर दिए और इंडिया जो अब्रॉड वाला है उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली करना क्या है, जो इंडियन कंपनी अब्रॉड में उसको प्लस करना है और जो फॉरेन कंपनी इंडिया में उसको क्या करना है, माइनस करना है। तो यही जो कंपोनेंट है आपका, ये दोनों पार्ट, इसी को क्या बोलते हैं, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब जो बाहर से इनकम है उसको प्लस कर दीजिए और जो विदेशी कंपनी का इंडिया में है उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो उस इसी टर्म को सिंगल इकोनॉमिक टर्म में क्या लिखा जाता है, विदेश से प्राप्त शुद्ध आय। तो इसका मतलब क्या हो, कैसे निकला है, समझ में आ गया ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। क्या हो गया, जीडीपी इक्वल टू, सॉरी जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम, ये नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये कैसे फॉर्मूला है ये समझ में आ गया। ऐसा करके 4-5 फॉर्मूला आएगा इस चैप्टर में, ये सारा का फॉर्मूला आपको याद रखना है और कैसे वो बनता है, क्यों ऐसा हम लोग लिखते हैं। तो क्यों ऐसा लिखे समझ में आएगा, किसी को डाउट है इसमें तो बताइए, क्या बोलिए। कौन वाला, ये पार्ट को, देखिए जीडीपी, जैसे आप पहले शुरुआत करते हैं यहाँ से, जब जीडीपी से रिलेशन हमको निकालना है, तो जीडीपी में क्या क्या आता था, इंडियन कंपनी जो इंडिया में है, ठीक है, और फॉरेन कंपनी जो इंडिया में है। तो ये दोनों पार्ट क्या हो गया, जीडीपी। तो जब फॉर्मूला निकालें तो हम जीडीपी पूरा लिख दिए, लेकिन हमको क्या करना है, ये कंपनी, ये जो फॉरेन कंपनी इसको माइनस करना है, ठीक है। तो इसको यहाँ लिख दिए कि ये जो फॉरेन कंपनी जो है, जो अब्रॉड वाला कंपनी इंडिया में, उसको माइनस कर रहे हैं। और जीएनपी में आपको क्या बताया गया कि जो इंडियन जो अब्रॉड में है उसका प्लस करना है। तो ये यहाँ पे प्लस, ये वाला को क्या करना था, हमको प्लस करना था, तो उसको यहाँ पे लिखे प्लस क्यू। कोई दिक्कत, क्या जी, समझ में आ गया कि नहीं आया, हाँ। अरे जिसको तो बस ये समझ लीजिए कि ये जो कर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सिंपल टर्म में या एक सिंगल टर्म में क्या बोलते हैं, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। कि विदेश, यहाँ से जो पैसा गया, मतलब ये लोग क्या करेंगे, बेसिकली ये समझिए, ये पैसा क्या जाएगा, बाहर जाएगा और ये पैसा इंडिया में आएगा। तो इसी का हम लोग क्या कर रहे हैं, नेट निकाल रहे हैं, मतलब इसको प्लस कर दिए और इसको माइनस कर दिए, और उसी को यहाँ पे प्लस किया हुआ है, इसको माइनस किया हुआ है, उसी को एक टर्म में बोल रहे हैं नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हाँ, इंडिया में जो इंडियन कंपनी जो अब्रॉड में है, आप बताइए, हम क्यों बताएं, आप ही लोग बताइए जी। टाटा है, तो टाटा का क्या बनता है,
बहुत सारा कंपनी है, एयरटेल है, रिलायंस, जितना बहुत सारा, अदानी है, सबका कंपनी विदेश में, ऐसा तो नहीं सब इंडिया ही में है। जैसे एयरटेल है तो एयरटेल का सर्विस अफ्रीका में भी है। अदानी पावर है तो अदानी का पावर प्लांट ऑस्ट्रेलिया में भी है, अफ्रीका में भी है। टाटा का जैसे कार है, टाटा का कार इंडिया में टाटा में बनता है, यूके में भी बनता है, लैंड रोवर, जैगुआर, ये सब कार है वो टाटा का ओनरशिप में है। वैसे बहुत सारा कंपनी है जो इंडियन कंपनी अब्रॉड में है, अब्रॉड कंपनी इंडियन में है। कोई दिक्कत? तो बेसिकली ये फॉर्मूला समझ देख के क्या समझ में आ रहा है कि जीएनपी हमेशा क्या होगा, जीडीपी से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि जीडीपी में क्या हो गया, नेट इनकम अब्रॉड जुट गया। तो हमेशा क्या हो जाए, जीडीपी बड़ा होगा या जीएनपी बड़ा होगा? जीएनपी बड़ा होगा। कोई दिक्कत इसमें? तो ये गलत आंसर है। देखिए ये तो जरूरी नहीं है कि नेट इनकम हमेशा प्लस में हो, ये तो माइनस में भी आ सकता है। ये मान लीजिए फॉरेन कंपनी वाला जो है, ये लोग मान लेते हैं इनकम जनरेट करता है 100 रुपया का, और इंडियन कंपनी 80 रुपया का इनकम जनरेट करता है। तो इंडियन ये मान लेते हैं प्लस में है 80 और माइनस में है 100, तो जब नेट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, -20। तो अब ये डिपेंड करता है कि नेट इनकम जो है वो आपका पॉजिटिव में है या निगेटिव में है। तो जब इंडिया का कैलकुलेट करेंगे तो जो नेट इनकम आता है वो क्या आता है, निगेटिव में आता है। मतलब इंडिया में जो फॉरेन कंपनी वो ज्यादा इनकम जनरेट करता है कंपेयर टू इंडियन कंपनी जो फॉरेन में है। ठीक है। तो इंडिया के केस में क्या होता है, ये नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या हो जाता है, निगेटिव में आ जाता है, जिसके कारण इंडिया में जीडीपी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और जीएनपी छोटा हो जाता है। जो जिस देश में मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग होगा उस देश का क्या होगा, जीएनपी बड़ा होगा। तो इंडिया के केस में हम लोग बोल सकते हैं कि इंडिया के केस में फॉर्मूला देख के क्या लग रहा है कि जीएनपी बड़ा होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में होता है क्या इंडिया में बड़ा, जीडीपी। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो शुद्ध ये जो नेट इनकम है ये क्या है, निगेटिव में। तो ये लिख लीजिए, भारत का जीडीपी बड़ा है जीएनपी से। क्यों बड़ा है? रीजन, नेट इनकम क्या है हमारा, निगेटिव में। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा ही रहेगा, हो सकता है फ्यूचर में चेंज हो जाए। तो जब फ्यूचर में जिस दिन चेंज हो जाएगा उस दिन आपको करंट अफेयर के अकॉर्डिंग आपको नोट्स को भी क्या करना होगा, अपडेट करना होगा। ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? आपको समझ में आ रहा है जी? सेकेंड रो बीच में समझ में आ रहा है? नहीं, हम तो समझाने के लिए आपको बताया गया, फॉर्मूला यही है प्लस, फॉर्मूला है प्लस है, वो डिपेंड करता है कि ये वैल्यू प्लस में है कि निगेटिव है। फॉर्मूला तो प्लस में ही रहेगा, जैसे आप लोग मैथ में पढ़े ही होंगे, यहाँ पे प्लस में, ये निगेटिव अगर माइनस में ये रहेगा, प्लस और माइनस क्या होता है, और ये प्लस प्लस क्या होगा, प्लस ही रहेगा। तो वही एक मैथ का फॉर्मूला है। तो डिपेंड करता है वैल्यू पे, ये वैल्यू निगेटिव है या पॉजिटिव है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम लोग आते हैं अगला टर्म पे। चेंज करेंगे तो बाकी सब, ये सब भी तुमको जरूरत है इसका। अब अगला आ जाते हैं एनडीपी पे। ठीक है, पहला जीडीपी, जीडीपी और जीएनपी में किसी को कोई दिक्कत है समझने में तो बताइए हमको, किसी को कोई दिक्कत है? अब जाके क्या कीजिएगा, कोई भी जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है वो बुक में जाके पढ़िएगा, कोई भी दिक्कत चीज समझ में नहीं आएगा तो अगले बार क्लास में पूछिएगा। ठीक है। हम आपका ये नहीं कर सकते हैं कि, देखिए बुक और क्लास में क्या अंतर होता है, कि बुक जब आप पढ़िएगा तो हर चीज आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग का काम क्या है, ऐसा नहीं है, कोई भी टीचर ऐसा नहीं कर सकता कि सारा आपको बुकिस जो बुक में सारा नॉलेज है वो सारा आपको दे सकता है क्लास में। ठीक है। टीचर का काम क्या होता है कि आपको हेल्प करना या गाइड करना। तो अब जाके ये चैप्टर पढ़िए, अगर उसमें समझने में कोई दिक्कत होता है तो आप हमको बताइएगा। तो बुक आपको बताया गया होगा ना कौन सा बुक लेना है, कोई बुक ले लीजिए। हो सकता है नेशनल इनकम का जो आपको एनसीईआरटी में जो डिफिनेशन मिले सिर्फ एक लाइन का ही हो, और नॉर्मल किसी दूसरे बुक में जाएगा तो वही डिफिनेशन एक पैराग्राफ का होगा।
क्यों, वो पैराग्राफ में पूरा एक्सप्लेन करके लिखा होगा। और एनसीईआरटी में क्या करेगा, उसी को जो मेन मेन पॉइंट है बस उसी को लिखेगा, आलतू फालतू चीज कुछ भी नहीं लिखेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला हम लोग आ जाते हैं एनडीपी पे। तो एनडीपी आपको पहले ही बताया था कि एनडीपी जैसे हम लोग का बेस क्या हो गया, जीडीपी। जीडीपी से हम लोग रिलेशन समझे, जीएनपी में क्या अंतर होता है। अब हम लोग आ जाते हैं एनडीपी पे। तो एनडीपी का फुल फॉर्म क्या हम लोग लिखेंगे, नेट, ये और ये वर्ड सेम है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जैसे पहले जब जीएनपी पढ़े तो क्या समझे कि इसके और इसके बीच में क्या अंतर है। ठीक है, अब हम लोग क्या समझेंगे कि ये जो ग्रॉस है और ये जो नेट है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। ठीक है, तो हम लोग का तीसरा सब टॉपिक क्या है, एनडीपी। तो इसको टॉपिक बना लीजिए। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, हिंदी में नेट को क्या बोलते हैं, शुद्ध, शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो सेम वही मतलब, उत्पाद का मतलब क्या, गुड्स एंड सर्विसेज जो फाइनल हो और जिसका मनी वैल्यू निकालेंगे। डोमेस्टिक मतलब क्या, हमारे देश के सीमा के अंदर उत्पादन होना चाहिए। अब आ गया नेट और ग्रॉस का क्या अंतर है, बताइए आप लोग क्या लगता है, नेट और ग्रॉस में क्या अंतर है। नहीं, हम क्वेश्चन, मेरा कुछ और था। मेरा क्वेश्चन ये है कि सकल और शुद्ध या ग्रॉस और नेट वर्ड के बीच में क्या अंतर है। तो देखिए, जीडीपी और एनडीपी में क्या अंतर है, एक ही वर्ड का अंतर है ना दोनों में, ग्रॉस और नेट। सब चीज कॉन्सेप्ट तो सेम है, बस आपको ग्रॉस और नेट के बीच में क्या अंतर होता है ये समझना है। वो हम पूछ रहे हैं कि ग्रॉस और नेट के बीच में क्या अंतर है, या सकल और शुद्ध के बीच में क्या अंतर होता है, ये वर्ड का मीनिंग बताइए। क्या, बढ़िया बढ़िया। नहीं नहीं, वैसे नहीं। देखिए, कोई भी चीज सिंपल सा समझिए, जैसे मान लीजिए आप एक मोबाइल खरीदे, ठीक है, अभी ईयर चल रहा है 2022, आपने एक फोन खरीदा जिसका मान लीजिए आज के डेट में प्राइस है क्या, 10,000। 6 महीना गुजर जाता है, अभी चल रहा है क्या, फेब। अब मान लेते हैं आपसे जुलाई 22 में कोई रेट पूछता है, ये मान लिया आपने एक हैंडसेट खरीदा, ठीक है, जिसका दाम था 10,000 रुपये। आपसे जुलाई 2022 में कोई क्वेश्चन पूछता है आपका मोबाइल का रेट, वैल्यू समझ लीजिए इसको, वैल्यू, प्राइस, कीमत, कुछ भी पूछता है कि कीमत कितना है, तो आप क्या बोलेंगे। जैसे मान लीजिए आपने कोई फोन 6 महीना पहले खरीदा था, अभी आपसे पूछा इसका क्या दाम है, तो क्या बोलिएगा। कुछ भी बोल सकते हैं, दो तरीके से जवाब दे सकते हैं। या तो हम उसको बोल देंगे कि जितना में खरीदे थे 10,000 दाम है, या तो ये बोल सकते हैं कि 60,000 दाम है। क्यों 8,000 दाम है, आज के डेट में इसका वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया। जैसे मान लीजिए आपको कोई बाइक है, हो सकता है 1 साल पहले आपको बाइक का कीमत 1 लाख रुपया हो, 4 साल 5 साल के बाद धीरे धीरे उसका क्या हो जाता है, इंश्योरेंस वैल्यू या पुराना होने के साथ क्या हो जाता है, वैल्यू क्या हो जाता है, घट जाता है। क्यों घट जाता है, डिमांड उसका घट जाता है। ऐसा थोड़ी, डिमांड से नहीं मतलब है। कोई भी चीज देखिए, कोई भी चीज है, कोई भी गुड्स है या कोई भी वस्तु है, उसको यूज करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, वो खराब होगा। उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास हिंदी में। ठीक है, तो कोई भी जैसे बाइक है, बाइक का 1 साल वैल्यू, एक साल बाद वैल्यू क्यों घट गया, क्यों, उसका इंजन पुराना हो गया, टायर पुराना हो गया, बॉडी पुराना हो गया, हर चीज पुराना हो गया। मोबाइल का वैल्यू क्यों घटेगा, उसका परफॉर्मेंस धीरे धीरे स्लो होगा। तो कोई भी चीज का जो रियल वैल्यू होता है या प्रेजेंट डे का आज का जो वैल्यू होता है, उसको कौन जनरेट करता है, बताता है नेट बताता है। और ओवरऑल जो रियल वैल्यू नहीं बताता है उसको बोलते हैं ग्रॉस। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं आज के डेट में से कोई रेट पूछता है मोबाइल का, अगर मान लेते हैं आज के डेट में इसका मार्केट वैल्यू अगर हम बेचने जाएं तो 8,000 में बिकेगा, तो हम बोलेंगे इसका नेट वैल्यू या नेट प्राइस कितना है, 8,000।
लेकिन हम अगर बोला जाए इसका 10,000, जब अगर इसी चीज को हम लोग 10,000 कोट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ये इसका ग्रॉस वैल्यू है। ठीक है, तो बोलने का कोई, जैसे मान लीजिए कोई, हम अगर इसका हम बोलते हैं 10,000, मतलब हम क्या बता रहे हैं, ग्रॉस वैल्यू बता रहे हैं। नेट अगर 8,000 बोल रहे हैं, मतलब नेट वैल्यू बता रहे हैं। तो नेट का मतलब क्या होगा, रियल में आज के डेट में उसका कितना महत्व है या कितना उसका दाम है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो उससे हमको क्या मतलब है? आपको वैल्यू से मतलब नहीं है, बस चेंज से मतलब है। हो सकता है कि इसका दाम, जैसे मान लीजिए गोल्ड है, तो गोल्ड का खरीदा हुआ मान लीजिए 10,000 का चीज, वो एक साल तो बाद में क्या होगा, वो 12,000 का मान लीजिए हो गया। तो इसमें जरूरी तो नहीं कि हमेशा डिप्रिसिएशन ही होता है, कोई कोई ऐसा चीज है इसका वैल्यू बढ़ता भी है। तो जहाँ बढ़ता है उसको प्लस करेंगे, जो घटता है उसको माइनस करेंगे। ठीक है, अब डिपेंड करता है टाइम के साथ। जैसे मान लेते हैं कोई, ये मान लीजिए ये एक जमीन है, इस पे एक अपार्टमेंट बना हुआ है। ठीक है, आपसे कोई पूछेगा बताइए इसका, मान लेते हैं ये अपार्टमेंट का टोटल वैल्यू 2015 में 1 करोड़ रुपया था। ठीक है, आज के डेट में इसका क्या चेंज होगा वैल्यू में, बढ़ेगा या घटेगा? हाँ, बढ़ जाएगा। क्या वैल्यू बढ़ जाएगा, किसका वैल्यू बढ़ेगा? और बिल्डिंग का? ठीक है, तो कोई भी चीज का डिपेंड करता है किस चीज का टाइम के साथ वैल्यू बढ़ता है, किसका घटता है। तो होता क्या है, जैसे लैंड है, लैंड का वैल्यू क्या होगा, टाइम के साथ इंक्रीज होगा। और ये बिल्डिंग का वैल्यू टाइम के साथ क्या होगा, घटेगा। तो डिपेंड करता है जो प्रोडक्ट आप जिसका कैलकुलेट कर रहे हैं उसका टाइम के साथ एप्रिसिएशन होता है कि डेप्रिसिएशन होता है। तो मैक्सिमम प्रोडक्ट में क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है, और कुछ कुछ प्रोडक्ट हैं जिसमें एप्रिसिएशन होता है। ठीक है, तो उससे हमको मतलब नहीं हो रहा है, हमको बस ये मतलब है कि जो प्रेजेंट डे का वैल्यू बताएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेट वैल्यू। और जो पहले का या जो रियल वैल्यू नहीं बताएगा उसको क्या बोलेंगे, ग्रॉस। ठीक है, कोई अंतर, कोई दिक्कत किसी को? तो ये हो गया आपका नेट वैल्यू 8,000, ये हो गया ग्रॉस वैल्यू 2,000। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10,000 जो क्या है नेट वैल्यू है, इक्वल टू 8,000 ये क्या है, ग्रॉस वैल्यू है। तो ये जो रेट था इसका 10,000 में जब हम लोग खरीदे थे, इसका दाम जो यहाँ पे था 10,000, वो घट के यहाँ पे 8,000 क्यों हो गया, क्योंकि इसके अंदर डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। देखिए, ये 10,000 से वैल्यू घट के 8,000 हुआ ना, तो ये क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर मूल्य ह्रास या डेप्रिसिएशन हुआ। तो फॉर्मूला हम लोग कैसे, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, क्यों, या दूसरे टाइप से फॉर्मूला लिखिए, ग्रॉस के अनुसार लिखिए तो समझने में आसानी होगी। अच्छा, ये तो उल्टा लिख दिए। देखिए 10,000 उसका क्या था, ग्रॉस वैल्यू था, और 8,000 क्या है, नेट वैल्यू। ये 2,000 कहाँ गया, तो 2,000 डेप्रिसिएशन में चला गया, उसका वैल्यू क्या हो गया, 2,000 घट गया। तो यहाँ पे डिपेंड करता है डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन हुआ है। ठीक है, तो नेट वैल्यू में अगर हम 2,000 ऐड कर देते तो ये क्या हो जाता, ग्रॉस वैल्यू। तो इस चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेप्रिसिएशन या मूल्य ह्रास। या ऐसे भी लिख सकते हैं, नेट वाइज आपको लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, ये तो हो गया एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अगर हमको नेट के अकॉर्डिंग लिखना है तो नेट के अकॉर्डिंग लिखना है तो क्या होगा, इक्वल टू ग्रॉस, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस डेप्रिसिएशन। तो हम लोग ये फॉर्मूला डिराइव किए क्या, कि नेट वैल्यू क्या होता है, हमेशा ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन होता है, और अगर एप्रिसिएशन होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला लिखिए, ऐसे नॉर्मल फॉर्मूला कोई भी यहाँ पे काम करेगा ये आपको, नेट इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल्य ह्रास। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है जीडीपी और एनडीपी के बीच में।
ये कैसे रिलेशन निकला, नेट ग्रॉस, नेट इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, समझ में आया या किसी को कोई दिक्कत है? तो नेट एप्रिसिएशन नेट क्या बताता है आपको? नेट आज के डेट का प्रेजेंट वैल्यू बताता है, ग्रॉस है वो प्रेजेंट वैल्यू नहीं बताता है, और ग्रॉस है जब डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो हम लोग क्या मिलेगा? नेट वैल्यू मिलेगा। ये फॉर्मूला हम लोग कैसे डिराइव किए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सेम इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो जो नेट होगा वो क्या होगा? प्रेजेंट डे का रियल वैल्यू बताएगा, और जो ग्रॉस होगा वो रियल वैल्यू नहीं बताएगा। तो बेसिकली जब इसको हम लोग अगर फॉर्मूला वाइज देखेंगे, इसको जब फॉर्मूला वाइज देखेंगे, तो जैसे यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिखे थे ना, यहाँ पे ये जीएनपी का, तो उसी प्रकार से एनडीपी का फॉर्मूला क्या निकलेगा? जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, या जीडीपी माइनस मूल्यह्रास निकलेगा। ठीक है, ये इसमें किसी को दिक्कत? तो बस यही किया गया है कि ग्रॉस से क्या कर रहे हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे ग्रॉस से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो क्या निकलता है? नेट निकलता है। उसी प्रकार से जब नेट वैल्यू निकालना है या एनडीपी निकालना है तो जीडीपी से क्या माइनस कर देंगे? डेप्रिसिएशन। इसमें लिखिए, जब सकल घरेलू उत्पाद से जब सकल घरेलू उत्पाद ब्रैकेट में जीडीपी से मूल्यह्रास को घटा दिया जाए, मूल्यह्रास को घटा दिया जाए तो उसे एनडीपी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, यूज करे या ना करे, धीरे धीरे उसका वैल्यू ऑटोमेटिक घट जाएगा। ये देखिए, इससे हमको मतलब नहीं है, एप्रिसिएशन हो रहा है घट। अगला है एनएनपी। एनएनपी को किससे रिलेट किया कर सकते हैं? जीएनपी से। तो जीएनपी का फुल फॉर्म क्या था? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी। ठीक है, तो यहाँ पे अंतर क्या है? तो यहाँ पे देखिए, सब कुछ यहाँ पे नेशनल प्रोडक्ट, यहाँ पे भी है नेशनल प्रोडक्ट, यहाँ पे है ग्रॉस और यहाँ पे है नेट। तो सेम वही बात है यहाँ पे भी, कि अगर हमको एनएनपी निकालना है तो क्या कर सकते हैं? ये फॉर्मूला सब लिख रहे हैं ना, ये हमारा पहला फॉर्मूला है। सॉरी, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ऐसा करके 5-6 फॉर्मूला सब आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन फॉर्मूला डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये तीसरा हम लोग कैसे बना सकते हैं? जीएनपी माइनस मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन। ठीक है, या इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि जीएनपी का यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं। तो जीएनपी का वैल्यू क्या होता है? या तो दूसरा फॉर्मूला इसका ये हो सकता है, जीएनपी की जगह ये वैल्यू लिख देते हैं, जीडीपी प्लस, इसको शॉर्ट में नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐसे लिखते हैं, एनआईएफए। ठीक है, तो ये हो गया माइनस डेप्रिसिएशन। तो एनएनपी का 2 फॉर्मूला हो गया, या तो डायरेक्ट जीएनपी से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दीजिए, या जीएनपी की जगह जीडीपी वाला डेटा डाल दीजिए और उससे से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो ये एनएनपी में ये दोनों लिख लीजिए। ठीक है, इसमें भी सेम वैसे डेफिनेशन बना के लिख लीजिए कि जब जीएनपी से मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है
जब जीएनपी से मूल्य ह्रास को घटा दिया जाता है तो उसे एनएनपी कहते हैं। देखिए डिप्रिसिएशन जो है ना वो मैक्सिमम प्रोडक्ट में कोई भी प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे हम लोग जीडीपी में करते क्या है कि कोई भी फाइनल प्रोडक्ट को लेते हैं, कोई फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है तो उसके बाद होता क्या है, जनरली उसमें डिप्रिसिएशन ही होगा जितना मैक्सिमम प्रोडक्ट है। कुछ कुछ एक्सेप्शन है, जैसे आपको बताएं लैंड एक्सेप्शन है, गोल्ड एक्सेप्शन है, तो ये सब एक्सेप्शन छोड़ के हर जगह क्या होगा, डिप्रिसिएशन ही होगा। ठीक है, तो इतना तक ये बेसिक जो हम लोग नेशनल इनकम चैप्टर था उसको मेजर करने का ये 4 टूल्स था, 4 तरीका था जिससे मेजर कर सकते हैं। चारों को हम लोग डिटेल में बता चुके हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं किसी को? अब देखिए कभी भी आप जब आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे वहां पे जो जीडीपी का डेटा लिखा रहेगा कि भारत का जीडीपी मान लेते हैं 1 ट्रिलियन ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है और इतना करोड़ है। ठीक है, 1 ट्रिलियन या 1 करोड़ रुपया मान लेते हैं ऐसा करके जीडीपी का डेटा आया कि जीडीपी भारत का कितना है, मान लीजिए 1 लाख करोड़ है ऐसा करके जीडीपी का डेटा है। तो जब आप डिटेल में न्यूज में जब पढ़ेंगे या कोई भी डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो वहां पे ऐसा नहीं लिखा भारत का जीडीपी इतना है। वहां पे क्या लिखा रहेगा, ऐसा या तो ब्रैकेट में ऐसा लिखा रहेगा प्राइस, या कुछ वर्ड हो सकता है कॉस्ट या करेंट, इस टाइप से कुछ वर्ड रहेगा। ठीक है, तो जीडीपी का जो डेटा होता है सिर्फ जीडीपी पे नहीं निकलता है, उसके साथ 2-3 और पॉइंट होता है। ठीक है, तो जीडीपी या कोई भी नेशनल इनकम कोई भी इंडिकेटर जो है ये चारों में से वो 2 चीजों, इसमें 2 चीज और ऐड होता है। ऐड क्या होता है, एक होता है प्राइस, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, मूल्य। मूल्य देखिए अब 2-3 वर्ड का हिंदी अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, 3 वर्ड होता है, एक प्राइस, दूसरा कॉस्ट और तीसरा वैल्यू। देखिए वैल्यू का हिंदी क्या होता है, मूल्य। प्राइस का हिंदी क्या होता है, कीमत। ठीक है, और कॉस्ट का हिंदी लागत। ठीक है, तीनों सिमिलर वर्ड है लेकिन तीनों का मतलब अलग अलग है। ठीक है, इसका मूल्य हो गया, इसका कीमत हो गया और इसका लागत हो गया। ठीक है, तो हम लोग यूज करने के लिए कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे मतलब ओरिजिनल चीज जहाँ समझने का बात हुआ तो वैल्यू का मतलब अलग हो जाता है, कॉस्ट का मतलब हो जाएगा, प्राइस का मतलब अलग हो जाएगा। अब ये जो चारों इंडिकेटर हैं, ठीक है, ये 2 चीज पे डिपेंड करता है, पहला प्राइस और दूसरा कॉस्ट। ठीक है, तो हम लोग को यही पढ़ना है कि जीडीपी जो है वो किस प्राइस पे, जब भी जीडीपी का डेटा आएगा। अब देखिए जो प्राइस होता है वो 2 तरीके का होता है, अभी बस ऐसे ब्रॉडली बता रहे हैं। और कॉस्ट भी क्या होता है, 2 तरीके का होता है। ठीक है, तो कभी भी जीडीपी का डेटा है या जीएनपी का डेटा है वो किसी न किसी एक प्राइस पे होगा और किसी न किसी एक कॉस्ट पे होगा। ऐसा करके हमारे न्यूज में लिखा हुआ है कि जीडीपी एट करंट प्राइस इज 1 लाख करोड़। ठीक है, तो आपको समझना होगा करंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, तो ये जब हम लोग 2 टॉपिक और पढ़ेंगे इसके एडिशन में, ये मतलब बेसिक हो गया। ठीक है, इसके ऊपर इसको कंप्लीटली पढ़ना है तो उसके लिए हम लोग प्राइस और कॉन्सेप्ट का, ये दोनों का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, प्राइस क्या होता है और कॉस्ट क्या होता है। तो आप कीमत, कीमत या जनरली मूल्य भी बोल सकते हैं लेकिन ओरिजिनल में इसका कीमत बोलेंगे। ऐसे समझने के लिए देखिए 2 बेसिक अंतर क्या है, लागत मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को बनाने में कितना पैसा लगा उसको बोलते हैं कॉस्ट या लागत। जितना में बिकता है, जितना में बिकता है उसको क्या बोलते हैं, प्राइस या कीमत। वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि जो जरूरी नहीं कि जितना बिक जाए वही उसका वैल्यू भी हो सकता है कोई दाम चढ़ा के बेच दिया हो। कोई 100 रुपए का सामान अगर हम 110 में बेच देंगे तो उसका कीमत कितना होगा, 110, लेकिन वैल्यू कितना रहेगा उसका, 100 ही रहेगा। ठीक है, तो तीनों जैसे मान लीजिए तीनों कैसे कैसे वर्ड को अलग कर सकते हैं। 100 रुपया का कोई सामान बना, मतलब बनाने में 100 रुपया लगा। ठीक है, तो लागत या कॉस्ट कितना हो गया, 100 रुपया। इसको हम बेच दिए 150 रुपया में। ठीक है, तो इसका प्राइस कितना हुआ, 150।
प्राइस कितना हो गया या कीमत कितना हो गया 150, लेकिन एक्चुअल में हम मान लेते हैं एक्चुअल में वो कहीं और से अगर हम लेते या किसी दूसरे कंट्री से या दूसरे जगह से लेते तो ये मान लीजिए 130 रुपये में अगर हमको मिल रहा होता तो इसका हम लोग अगर मजबूरी में कोई 150 में लेना पड़ा, लेकिन एक्चुअल में उसका वैल्यू कितना है 130। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोविड के समय में ऑक्सीजन सिलेंडर का वैल्यू और प्राइस दोनों के बीच में गैप है ना, जरूरी नहीं कि हमेशा दोनों अलग ही हो सकता है प्राइस और वैल्यू हमेशा सेम हो, लेकिन किसी किसी कंडीशन में क्या होगा प्राइस और वैल्यू दोनों का क्या हो जाएगा डिफरेंस आ सकता है, तो उसमें हो सकता है वैल्यू कम और प्राइस ज्यादा, उल्टा भी हो सकता है कोई सामान का वैल्यू 100 रुपया हो लेकिन मजबूरीवश कोई दुकानदार है उसका सामान बिक नहीं रहा तो उसको हटाने के लिए 90 रुपये बेच दे, तो उसमें क्या हो जाएगा वैल्यू ज्यादा हो जाएगा और प्राइस क्या होगा कम होगा। तो तीनों अलग अलग चीजें समझ में आ गया। अब आगे लिखिए राष्ट्रीय आय सिर्फ राष्ट्रीय आय का गणना राष्ट्रीय आय का गणना कीमत एवं लागत पर आधारित होता है। तो यहाँ पे वर्ड लिखे हैं राष्ट्रीय आय का मतलब क्या हो गया नेशनल इनकम, मतलब ये कोई इंडिकेटर का बात नहीं, किसी में का भी ये किसी का भी जो कैलकुलेशन हो किस पे डिपेंड करेगा प्राइस और कॉस्ट पे, या हिंदी में बोलेंगे कीमत और लागत पर। ठीक है, तो इसके आगे अगला हेडिंग क्या होगा कीमत या प्राइस लिखिए। कोई दिक्कत? क्लास कितने बजे तक है? इसको शुरू करें। ठीक है, तो देखिए जो प्राइस होता है आपको बताएं कि दो टाइप का प्राइस होता है और दो टाइप का कॉस्ट होता है। ठीक है, तो दो टाइप का प्राइस क्या क्या, पहले हम लोग प्राइस पढ़ लेते हैं उसके बाद कॉस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, किसी से भी स्टार्ट करते हैं प्राइस से स्टार्ट करते हैं। दो टाइप का प्राइस होता है, एक होता है कांस्टेंट प्राइस, दूसरा होता है करंट प्राइस। ठीक है, तो आगे लिखिए प्राइस या कीमत दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया आपका कांस्टेंट प्राइस और दूसरा क्या हो गया करंट प्राइस। हिंदी में क्या बोलेंगे स्थिर कीमत और इसको चालू कीमत। दोनों का मतलब से क्या समझ में आ रहा है? वर्ड देखिए कोई भी चीज को कोई भी टॉपिक हो कोई भी सब्जेक्ट हो सबसे पहले जो वर्ड जो टॉपिक लिखा गया है ना उस वर्ड का मतलब समझिए, वो मतलब समझेंगे ऑटोमेटिक आधा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, चाहे वो साइंस का टॉपिक हो या, क्योंकि कोई भी चीज का टॉपिक जब बनता है ना तो उससे रिलेटेड ही बनता है। तो सबसे पहले जो वर्ड लिखा गया उसको समझिए क्या लिखा हुआ है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो क्या लिखा हुआ है, एक कांस्टेंट और दूसरा कांस्टेंट तो मान लीजिए थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, करंट का तो मतलब समझ में आ रहा है क्या चालू या वर्तमान, किसी भी चीज का जो एट प्रेजेंट जो कीमत है वो कितना है, जैसे मान लीजिए कोई भी सामान है उसका अभी कितना कीमत अभी जो बाजार में सब जो मिल रहा होगा, ठीक है जितना वैल्यू पे उसको क्या बोलेंगे कि वो उसका करंट प्राइस है या चालू कीमत है या वर्तमान कीमत है। कांस्टेंट का मतलब क्या, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कोई चीज को फिक्स किया गया है, ठीक है
तो हो सकता है कोई प्रोडक्ट हो उसका दाम को फिक्स किया गया होगा, तो उस फिक्स कॉस्ट को या कीमत को क्या बोलेंगे हम लोग, फिक्स। इस टाइप से मतलब कोई भी एक जिसको कुछ नहीं पता है, जिसको सिर्फ ये 2 वर्ड का मतलब पता है, ऐसा मीनिंग निकाल सकता है ना। जिसको कोई मतलब नहीं है, जिसको कोई इकोनॉमिक्स का कोई नॉलेज नहीं है, कोई अननोन आदमी ये तो समझ सकता है वर्ड को देखते हुए कि कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो प्राइस चेंज नहीं होता होगा। और चालू का मतलब क्या होता होगा, या करंट का, जैसे यहाँ पे चालू, जैसे इंग्लिश वर्ड से पकड़, करंट, करंट मतलब क्या होता है, वर्तमान में। तो वर्तमान में जो कीमत है, या आज का जो अभी का जो कीमत है, उसको क्या बोलेंगे, चालू कीमत। और कुछ प्राइस जो फिक्स टाइप का दिख रहा है, या किसी ने उसको फिक्स किया होगा, या किसी प्रकार से फिक्स होता होगा, उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। तो कभी भी जीडीपी हो या जीएनपी हो, उसका जो कैलकुलेशन जो होगा वो किसी एक पे होगा। वो कोई भी कंट्री हो, कभी भी जीडीपी का डेटा देगा तो या तो करंट पे देगा या तो कांस्टेंट पे देगा। अब वो डिपेंड करता है कंट्री के ऊपर कि वो कांस्टेंट में देगा या करंट को देगा। जैसे 2 रूल है, ठीक है। अब किसको कौन सा रूल मानना है वो कंट्री को डिसाइड करना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि जो जीडीपी का आंकड़ा जो दिया जाएगा वो कांस्टेंट पे दिया जाएगा या करंट पे दिया जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कंट्री के ऊपर, कंट्री का क्या इकोनॉमिकल सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग वो गवर्नमेंट डिसीजन लेता है, ठीक है। तो कोई भी देश होगा तो वहां पे जैसे जीडीपी, आगे से आप गौर कीजिएगा, कहीं भी जीडीपी का डेटा लिखा रहेगा तो वहां पे लिखा रहेगा करंट या कांस्टेंट वर्ड जरूर रहता होगा, ठीक है। तो आगे से गौर कीजिएगा तो ये समझ में आएगा, हम लोग समझेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। सीएसओ का, हाँ, कोई सुने हैं सीएसओ का नाम? कोई भी मतलब किसी टाइप का आर्थिक रूप से मतलब गणना करना हो तो वो कौन करता है, सीएसओ करता है। सीएसओ का फुल फॉर्म क्या होगा, स्टैटिस्टिक्स के आगे ओ से, और किसी को पता है इसका फुल फॉर्म? तो सीएसओ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक। ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, ऑफिस होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है लूसेंट के बुक में, ठीक है। तो एक बुक बस मत पढ़िएगा, वो है लूसेंट का, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लोग खासकर उसको कुछ समझ ही में नहीं आएगा, पढ़िएगा। मतलब जो वो बोले ना, कोई भी बुक पढ़ लीजिएगा, उसमें से कुछ बुक है जो नहीं पढ़ना है। उसमें से एक नाम है कौन सा, लूसेंट का बुक है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? हम्म। तो लूसेंट हम तो कहाँ, हम बस जब बोल रहे हैं कोई बुक के बारे में मतलब सिर्फ इकोनॉमिक्स का बोला है, हम किसी दूसरे सब्जेक्ट के बारे में कोई कमेंट मेरा नहीं है, ठीक है। इकोनॉमिक्स का लूसेंट में बहुत खराब तरीके से दिया, आपको समझ ही में नहीं आएगा क्या वो बोलना चाह रहा है, और कुछ कुछ गलत भी है। जैसे सीएसओ, ठीक है। सीएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस होता है या कार्यालय होता है। लेकिन बहुत जो लोगों को ये कॉमन मिस्टेक होता है कि वो लूसेंट सब लोग इतना लोग पढ़ा है कि सबको याद हो गया है कि इसका मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। तो सीएसओ काम क्या है, ये भारत सरकार का एक तरह से ऑफिस है, ठीक है। मतलब एक कार्यालय है जिसका काम क्या होता है, बहुत सारी चीजों का आर्थिक गणना करता है ये। जैसे मुद्रास्फीति का क्या है, भारत का जीडीपी क्या है, ये सब जो डेटा, जो आर्थिक डेटा जो भी सरकार को पहुंचता है, ये सारा डेटा कौन देता है सरकार को, सीएसओ देता है, ठीक है। तो सीएसओ ने क्या किया है, तो सीएसओ क्या करता है, टाइम टू टाइम एक ईयर को चूज करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेस ईयर, या हिंदी में बोलते हैं आधार वर्ष, ठीक है। तो ये जो बेस ईयर क्या होता है कि मतलब जनरली ऐसा सीएसओ करता है कि जिस ईयर में महंगाई कांस्टेंट रहा हो, मतलब एक कोई भी कंट्री के अंदर महंगाई, सबसे पहले ये समझिए कि महंगाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, किसी भी देश में महंगाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये अगर महंगाई किसी भी देश के लिए होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो वो कंट्री ग्रो नहीं कर पाएगा। जैसे आप कुछ बताएं, जैसे कंट्री, जैसे डिमांड है, डिमांड है तो ये रिलेटेड है जीडीपी से, या जीडीपी आप बोल सकते हैं किसी भी कंट्री के ग्रोथ से। तो ये जो डिमांड है और ग्रोथ है,
ये अगर आपका जो इन्फ्लेशन है या जो महंगाई है, वो अगर इन्फ्लेशन कांस्टेंट या ऊपर की ओर नहीं रहेगा तो डिमांड भी ऊपर की ओर नहीं अगर जैसे इन्फ्लेशन रहेगा ऊपर की ओर तो डिमांड भी ऊपर की ओर रहेगा और जीडीपी भी ऊपर की ओर रहेगा। जिस दिन इन्फ्लेशन नीचे की ओर या बराबर हो गया तो डिमांड भी उसी अनुसार घटेगा। ठीक है, तो कोई भी सरकार ये चाहता है कि उसके देश के अंदर महंगाई हो। अब ये डिपेंड करता है कितना महंगाई हो, ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो डिपेंड करता है, जिस बेसिकली 3 कैटेगरी में वर्ल्ड को बांटा गया है। एक हो गया डेवलप, एक हो गया डेवलपिंग, एक हो गया अंडर डेवलप। तो किसी कंट्री को ग्रो करना है तो डेवलपिंग के लिए, सॉरी डेवलप्ड के लिए पहले बात करते हैं। जो डेवलप्ड है, जैसे एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए यूएसए है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, तो इन सब देशों के लिए ये इन्फ्लेशन का वैल्यू कितना होना चाहिए, जो ऑप्टिमम है या जो होना चाहिए ताकि देश अच्छे से ग्रो कर पाए। तो ये जनरली ये लोग मैक्सिमम चाहते हैं कि 2 से 3% के बीच में देश के अंदर महंगाई हो। और उनके देश के बीच में 3% या 2% का महंगाई होगा तो उनके देश के अंदर पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, जीडीपी सबका समस्या अच्छे रूप से चलते रहे, मतलब कोई समस्या नहीं रहेगा। डेवलप कंट्री का ऐसा एक माना गया है मानक। उसी प्रकार से डेवलपिंग के लिए, डेवलपिंग मान लीजिए इंडिया है, तो इंडिया का जो ग्रोथ रेट होना चाहिए वो हमेशा 6 से 8% के आसपास होना चाहिए। अगर 6 से 8% से ऊपर अगर कम है, मान लीजिए 6% से कम है, मतलब इंडिया धीरे धीरे ग्रो करेगा, और 8% को क्रॉस करता है मतलब कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, उसी प्रकार से मान लीजिए बांग्लादेश है, बांग्लादेश या कोई भी अदर कंट्री, कोई भी अफ्रीकन कंट्री को लेते हैं जो अंडर डेवलप कंट्री है, तो उसका ग्रेड हमेशा 10 से 12% के आसपास होना चाहिए। अगर मान लेते हैं बांग्लादेश है, अगर उसका अगर ग्रोथ रेट 2 से 3% है तो उसके लिए खराब है, लेकिन वही ग्रोथ रेट यूएसए के लिए अच्छा होता है। तो कोई भी कंट्री में क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो ये सब सारा डेटा, जैसे ये सब सारा डेटा, ये तो ब्रॉडली एक बता दिया। तो मतलब ब्रॉडली ये बोलने का है किसी भी कंट्री में क्या होना चाहिए, इन्फ्लेशन होना चाहिए। ये थोड़ा मोड़ा जो वो डिपेंड करता है वो कंट्री किस टाइप का है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उससे हमको मतलब नहीं है। अब देखिए ये जो इन्फ्लेशन का डेटा ये कौन कैलकुलेट करता है, सीएसओ जनरली कैलकुलेट करता है, और भी अदर ऑर्गेनाइजेशन जो कैलकुलेट करते हैं। तो सीएसओ कैसे कैलकुलेट करता है किसी चीज का इन्फ्लेशन कितना है नहीं है। अब इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि मान लीजिए किसी चीज का दाम है 10 रुपया, इसका दाम हो गया 12 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन कितने का हुआ, +2 रुपया का। तो ये जो कैलकुलेशन है ये कौन करेगा कि कितना, ये जो 20% या 2 रुपया का जो इन्फ्लेशन है कौन करेगा, सीएसओ करेगा। अब सीएसओ कैसे करेगा, तो मान लीजिए मान लीजिए अभी 2020 में ये दाम है 12 रुपया। ठीक है, तो ये 10 रुपया जो रेट लेना है ये तो किसी न किसी ईयर का लेना होगा ना। किसी चीज को अगर हम कंपेयर करेंगे कितना महंगा हो तो कोई ना कोई उसका बेस होगा। जैसे इसका बेस हम लोग क्या माने, तो 10 रुपया बेस मान लिए। तो अब ये 10 रुपया सीएसओ क्या करेगा, कभी भी किसी चीज का कैलकुलेशन करेगा तो एक बेस ईयर डिसाइड करेगा सबसे पहले कि बेस ईयर क्या है। ठीक है, जो बेस ईयर लेगा उस ईयर में जो उस प्रोडक्ट का दाम होगा उसको वो बेस मान लेगा। बेस ईयर का मतलब क्या कि जिस प्रोडक्ट का हमको कोई भी चीज कैलकुलेट करना है, रेट, इन्फ्लेशन कुछ भी कैलकुलेट करना है, तो उस ईयर में उसका क्या दाम था और आज के ईयर में क्या दाम है। ठीक है, उसी के बीच को डिफरेंस को निकाल के वो इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इतना समझना है कि सीएसओ क्या है, एक भारत सरकार का कार्यालय है जिसका जनरली ये सब आर्थिक गणना काम करना है उसका। वो क्या करता है, सीएसओ एक बेस ईयर डिसाइड करता है, इसी बेस ईयर से सारा इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन, ये कांस्टेंट प्राइस या करंट प्राइस निकलता है। ठीक है, तो अभी के लिए बेस ईयर कितना है, कितना है, आप लोग इसका मतलब करंट अफेयर आप लोग का पूरा 0 है। हम्म, देखिए यही सब चीज है, देखिए आपको पता है ना कि हर चीज में करंट अफेयर घुसा हुआ है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, जैसे जीडीपी का बात करेंगे तो आपको तो कॉन्सेप्ट समझा दिए। अब जीडीपी का ये एक तो ये चेंज होगा कि हमेशा आपका डेटा ये चेंज होते रहेगा, क्योंकि जीडीपी हर साल अलग अलग आएगा। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि कांस्टेंट क्या होता है, करंट क्या होता है। उसके बाद बेस ईयर अगर चेंज हो गया तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको स्टार्टिंग में क्या बताए थे कि जो इकोनॉमिक्स है उसका मैक्सिमम पार्ट किससे रिलेटेड है, करंट अफेयर से। तो अगर आपका ये करंट अफेयर वीक है इसका मतलब आपका इकोनॉमिक्स वीक ही रहेगा। ठीक है, अगर करंट अफेयर आपका स्ट्रांग रहेगा तो इकोनॉमिक्स ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगा, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो जनरली जो लोग तैयारी करते हैं, मतलब ऐसा आमतौर पे देखा जाता है समाज में
कि जो लोग भी प्रिपरेशन करते हैं गवर्नमेंट एग्जाम का, वो 2 कारण से उनका मतलब 2 एक मेजर रीजन है या 2 सब्जेक्ट है जिसके कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है या क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। वो 2 सब्जेक्ट यही है, एक करंट अफेयर और दूसरा इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये आप भी जानते होंगे, आमतौर पर आप भी जब भी किसी से बात करते होंगे आपको भी ऑब्जर्वेशन होगा कि 2 ही सब्जेक्ट है जिसके कारण आप कितना ही पढ़ लीजिए, अगर ये 2 सब्जेक्ट आपका वीक है तो आप कहीं ना कहीं दिक्कत होगा ही। ठीक है, तो तैयारी अगर करना है तो आपको सारे सब्जेक्ट को लेके चलना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे भी आपको सलाह देने वाले मिलेंगे जो बोलेंगे कि इसको इग्नोर करो या कि जो सब्जेक्ट फोकस है उस पर स्ट्रांगली पढ़ो, तो ऐसा करेंगे तो बाद में जाके दिक्कत होगा, मतलब आपका समय बर्बाद हो जाएगा। तो बोलने का ये है मेरा निष्कर्ष, हम ये बोलना चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स भी आपको पढ़ना पड़ेगा और करंट अफेयर भी पढ़ना पड़ेगा, और धीरे धीरे करंट अफेयर का क्वेश्चन रेशियो के मुताबिक बढ़ते ही जा रहा है। पहले का जमाना नहीं कि करंट अफेयर 2-4 क्वेश्चन पूछ दिया और खत्म हो गया।